नाज़रीन, सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। आज की सबसे बड़ी अहम खबर, और ये खबर पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से। और आज हुकूमत ने जो 3-4 महीने से जो एक मंसूबा बंदी की थी, उस मंसूबे के तहत आज वो बाकायदा तौर पर कामयाब हो गई है और अपनी मर्जी के जजेस, अपनी मर्जी का एक आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी मंजूरी दे दी है। ये तफसीलात क्या है, तफसीलात आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन आपको बताता चलूं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि हुकूमती सर्कल के जो है पसंदीदा जज थे, उन्होंने आज खुद ही अपने आप को इस आईनी बेंच का सरबराह जो है वो मुकर्रर कर दिया है। जुडिशल कमीशन का इजलास आज हुआ। 26वीं आईनी तरमीम के तहत 13 रुकनी जो जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई थी आज हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में। और आज बाकायदा तौर पर आईनी बेंच तश्कील दिया गया और उनके साथ 6 जजेस और भी उनके साथ उनकी मंजूरी दी गई है। ये आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे। और सबसे जो खतरनाक बात यह है कि जुडिशरी को जो कंट्रोल करना चाहती थी हुकूमत, अपने कंट्रोल में लिया था, अब अपनी मर्जी से उन्होंने अपने जजेस लगाएंगे इसी खुसूसी आईनी बेंच में और अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। मेरे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है फखरुर रहमान। फखरुर रहमान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने का। जी सुहेल खान, आपका भी शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जी, तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन का इजलास और एक 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। जी, पहली बात तो ये है कि ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं आपके इस एडिटोरियल लाइन की शदीद अल्फाज में तरदीद करता हूँ। आगे, हाँ, अब आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये अब 7 रुकनी बेंच बन गया है और हुकूमत जो चाहती थी अपनी मर्जी के, उन्होंने अपना बेंच भी बना दिया है और अपनी मर्जी के जजेस भी जो है उसमें उस बेंच में तैनात। अगर हम नाजरीन को बताएं कि ये 7 रुकनी बेंच जो बनाया गया है, आज तो 12 रुकनी कमेटी ने जो जुडिशल कमीशन के जो इजलास हुआ उसमें तकरीबन 7-5 के तनासब से ये आईनी बेंच तश्कील दिया गया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। और उनके साथ जो 6 जज साहिबान लिए गए सूबों के हवाले से, सूबों के तनासब से, पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा ए मलिक, और इसी तरह सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन हसन रिजवी, और बलूचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदुखील, और इस तरह केपी से यानी खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुशर्रफ हिलाली। जिन अराकीन ने इसमें मुखालफत की उसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस सैयद मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, और इस तरह पार्लियामेंट से जो 2 अरकान थे यानी कौमी असम्बली से पीटीआई के उमर अयूब और शिबली फराज ने जो है इसकी मुखालफत की। तो लिहाजा 7-5 से अब मुतफिका फैसला, मेजोरिटी फैसला, अब ये आईनी बेंच तश्कील दिया गया। फखर ये बताइएगा कि ये तो बेंच तो तश्कील हो गया, लेकिन आज भी जस्टिस सईद मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक लेटर मंजर आम पे आया और उन्होंने जो फुल कोर्ट का मुतालबा किया था। तो अब क्या होगा इन जज साहिबान का, जो इस आईनी तरामीम को जो चैलेंज भी किया गया, तकरीबन 8 दरखास्त गुजारों ने, तकरीबन वेरिस्ट बार कौंसिल जो है और बार एसोसिएशन मुल्क के, उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। तो अब मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो आईनी बेंच तश्कील दिया गया है, इसमें जितने भी 7 रुकन हैं बशमूल जस्टिस अमीनुद्दीन खान, क्या ये आइन और कानून के खिलाफ जाएंगे? और जो इन दरखास्तों में जो इस्तदाएं की गई हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरामीम है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये अदलिया की आज़ादी पर एक हमला है और अदलिया की खुद मुख्तियारी पर एक हमला है, और ये जितनी भी तरामीम की गई है ये खिलाफ कानून है। तो ये क्या जज साहिबान जो है, जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, बड़ी बड़ी मरात हैं, और वो क्या अब आइन और कानून के खिलाफ जाएंगे ये आईनी बेंच जो बनाया गया है? देखिए, बहुत सारे सवालात हैं और जो है ना, जस्टिस याया अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आज जिस तरह से उन्होंने ये इजलास का इनेकाद किया, और इससे पहले जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 3 रुकनी कमेटी के 2 अरकान ने जो 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ आईनी दरखास्तें आई और उनकी समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की बात की थी और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो आज सबसे पहले तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को इसकी क्लैरिफिकेशन उनको जारी करनी चाहिए थी कि
6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनसे मिले, उनको उन्होंने तसल्लियाँ दी। क्या तसल्लियाँ दी थी? उनको जो थ्रेट्स मिल रही थी, उनको जो दबाव डाला जाता उनके ऊपर, उसके हवाले से क्या किया। और अब जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत सीनियर मोस्ट सेकंड जो जज हैं मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील की बात की और उन्होंने उनका लेटर भी मंजर आम पर आ गया है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद एक बहुत बड़ा आईनी सवाल जो है वो खड़ा हो गया है कि ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास जो है, जब जिसके तहत ये बनाया गया, वो सारा मामला ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है, तो फिर इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? ये जो सो कॉल्ड 7 रुकनी बेंच बना है और जिसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन है, ये इसकी क्या कानूनी और आईनी हैसियत है? फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों पर फैसला दिया था पीटीआई के हक पे, वो 13 रुकनी फुल कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट की। उसके रिव्यू के हवाले से क्या बनेगा? क्या ये 7 रुकनी बेंच जो है वो 13 रुकनी बेंच के फैसले का रिव्यू सुनेगा? ये भी एक अजीब किस्म की जो है ना होगी। तो बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर एक से बढ़कर एक नमूना जो है वो सामने आ रहा है। काजी फायज ईसा हो या जस्टिस बंदियाल हो, जस्टिस बंदियाल साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जब एक मुंतखब हुकूमत के वज़ीर आज़म ने असेंबलियां तोड़ी, उन्होंने आर्टिकल 69 जो कि पार्लिमानी अमूर के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर जो मामलात होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट की के खिलाफ आउस्टर क्लाज है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। आपने वो बैरियर क्रॉस करके असेंबलियों के तहलील होने का फैसला जो था उसको गलत करार दिया और उस 9 अप्रैल 2022 के फैसले से लेकर फिर जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने, उन्होंने दुनिया में मिसाइल कायम कर दी कि पाकिस्तान में कौन में एक ऐसी मिसाल कायम हो रही है जो आइन और कानून और बुनियादी हकूक और इलेक्शन की शफाफियत हो या जबरी गुमशुदगियां हो या वकीलों के ऊपर तशद्दुद हो या जजों को धमकियां दी जाएं और जजों को डराया धमकाया जाए। उन्होंने मिसाल कायम कर दी कि नहीं, आई एम नॉट द प्रोटेक्टर ऑफ बीइंग ए चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आई एम नॉट द प्रोटेक्टर ऑफ लोअर कोर्ट्स या जुडिशरी या जजेस के। अब जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब जो हैं ये रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब मैंने आपको ये बता दिया कि आज का जो इजलास हुआ है इसके अंदर ये 2-3 बुनियादी सवालात हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो पिटीशंस हैं उसकी समाअत कौन करेगा। ये 7 रुकनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में गर्ज वजूद में आया है, तो ये फिर कैसे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा? और जो जज हैं साहिबान हैं उनका तो बायस ऑलरेडी सामने है। आप जस्टिस अमीनुद्दीन को ले लें, आप जस्टिस मंदोखेल को ले लें, आप जस्टिस नुसरत जो हैं केपीके से उनको ले लें, आप मजहर अली को ले लें, तो ऑलरेडी 4-3 या 5-2 का फैसला जो है वो तो सामने नजर आ रहा है। आयशा मलिक हो या दूसरे एक जज साहब जो हैं उनका तो वोट ही मैटर ही नहीं करेगा, वो क्या लिखेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये जो बेंच की तश्कील है, आज जिस तरह से मुखालफत की गई, सुन तो लें। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ। जरा नाजरीन को बताते हैं कि इसमें जो 7 रुकनी बेंच जो आईनी बेंच तश्कील दिया गया है, इसमें जज साहिबान जो है, इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ठीक है, और जस्टिस मुसरत हिलाली, ये तकरीबन और ये 4 जज साहिबान जो है ये वो करीबी साथी समझे जाते थे जस्टिस काजी फायज ईसा के। आपको ये भी बताता चलूं, बल्कि नाज़रीन को बताते कि जो 12 जुलाई को जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों में 8 रुकनी अक्सरियती फैसला दिया था। उन 8 रुकनी अक्सरियती फैसले में ये जस्टिस आयशा मलिक थी जिन्होंने उसमें अक्सरियती फैसले में शामिल थी।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे, जस्टिस सईद हसन हसन रिजवी थे और आयशा एम मलिक थी। ये वो 4 हैं। अच्छा, अब ये चारों जो है इस आईनी बेंच में भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर जो आइन जो इनमें वो पिटिशन जज साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में कहा था कि ये इसके ऊपर अमल दरामद में अक्सरियती फैसले पे अमल दरामद बाइंडिंग नहीं है। नहीं है, दोनों ने कहा था, नईम अख्तर अफगान उन दोनों ने कहा था, और इसने इनकी मुखालफत भी की थी उसमें, ठीक है। तो ये तो एक, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो वो ऑब्जेक्शन आती है ना आम केसों में। अब चूंकि आपका एक कानून आ गया है और उन्होंने कहा कि अब ये जो भी फैसला देते हैं तो उसको ना किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब आज जो आपने लेटर का जिक्र किया, हमने पहले भी बताया प्रोग्राम के आगाज में कि जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत भी लिखा था कि भाई हमने एक फुल कोर्ट के लिए कहा था, चीफ जस्टिस से कहा था या अफरीदी से, आपने हमारी बात नहीं मानी। फिर 4 नवंबर को वो जो तमाम आईनी दरखास्तें वो फिक्स की थी लेकिन उसको भी नहीं लगाया गया। लिहाजा अब इसी हफ्ते, यानी आज मंगल का दिन है, इसी हफ्ते उसको लगाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ 26वीं आईनी तरामीम है, दूसरी तरफ ये जज साहिबान है, तो क्या प्रिवेल करेगा? ये जज साहिबान के पास अब कौन सा रास्ता रह गया है? क्योंकि ये तो आप, हुकूमत तो ये कह सकते हैं कि भाई हमने कानून पास किया है, जिस तरह भी पास किया है वो सही तरीके से किया या गलत तरीके से किया है वो तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डज नाउ दीज टू जजेस विल स्टैंड? जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी ने तो उनकी मुखालफत में वोट दे दिया है, साथ में मंसूर अली शाह साहब ने भी दिया, मुनीब अख्तर ने भी दिया है। अब 7 मुखालिफ है, 7 मुखालिफ में जस्टिस अमीनुल खान तो पहले नंबर पर है, अटॉर्नी जनरल हो गया, लॉ मिनिस्टर हो गया, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा हो गया, फारूक कृष्णा एक पीपल्स पार्टी की तरफ से हो गया, आफ्ताब अहमद मुस्लिम लीग नून से हो गया, और एक वो जो स्पीकर की जो नामजद थी रोशन फरोचा साहिबा, उन्होंने, ये 7 हो गए और 5 इन्होंने मुखालफत की। तो वेयर, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर होगा क्या? ये तो एक बहुत बड़ा, जो हुकूमत चाहती थी 3-4 महीने, बंदर तमाशा होगा और क्या होना है शेर खान। ठीक है, इस मुल्क की पार्लियामेंट तबाह, इस मुल्क की जुडिशरी तबाह, इस मुल्क के दीगर इदारे तबाह, इस मुल्क में फौज और दीगर इदारे जो हैं वो बदहाली और तबाही की तरफ जा चुके हैं। इस मुल्क के अंदर आप ऐसा करें, तालीम का निसाब जो है ना वो तब्दील कर दें, तमाम स्कूल और कॉलेजेस में जो है ना करप्शन का सब्जेक्ट जो है वो रखें, और तमाम बच्चों को आइंदा से बताएं कि करप्ट आपने कैसे बनना है, क्योंकि बड़े होकर आप यही आपके अंदर क्वालिफिकेशन होगी तो आप जो है ना हर जगह पे कामयाब रहेंगे। क्योंकि इस मुल्क के अंदर मयार ये सेट कर दिया गया है कि जो मुल्क का पैसा, अरबों खरबों का हुकुम आवाम का पैसा हड़प करें, तरह से अपने कानून को मंशा के मुताबिक है, और जेल खान को कहते जाए कि जनाब कल शाम 4 बजे का टाइम होगा, वो आपने उसको रात के 4 बजे का टाइम तस्वुर करना है तो आपको वो करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। जिस तरह से कल आपने देख लिया असेंबली में किस तरह से बगैर बहस के सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 34 कर दी गई, आईनी तरमीम जो थी वो बुलडोज की गई, और इस सर्विसेज चीफ की मुद्दत जो थी वो 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था। वह सब कुछ, पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट बन चुका है। और अब जो याहिया अफरीदी साहब ने हलफ उठाया था, ठीक है, सॉरी टू से वो उस हलफ की कोई पासदारी नहीं कर रहे हैं। और ये, जब मैंने आपको कहा ना कि अगर आप किसी डॉक्टर से पूछे ना तो वो आपको कहते हैं आप में ये बीमारी है, आप में ये बीमारी है, आप में ये बीमारी है, ये बीमारी है। बस आप किस्मत से जो है ना आपकी आखिरी सांसें 4 महीने की हैं या 6 महीने की हैं। तो जब किसी मुल्क के इदारे इस तरह से उनको करप्शन दीमक की तरह चाट जाए और करप्शन करने वालों को उनका सरबराह और उनकी मैनेजमेंट सौंप दी जाए, तो फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होता है। तो अब जाहिर है ये आईनी दरखास्तें जो है ये तो अब आएंगी इसी आईनी बेंच के सामने, और वो इस पे जनाब कौन से आईनी बेंच के सामने आएंगी फेल खान साहब? आप सॉरी टू से, मैं आपको कह रहा हूँ ये पपेट जजेस हैं जो 7 रुकनी बेंच बना है। पहले तो ये बताएं उसका सरबराह कैसे बन गया है। पहले ये बताएं दुनिया में कौन सी कोर्ट होती है जिसके खिलाफ अपील नहीं होती। ठीक है, ये इन्होंने करने, ये बेनिफिशियरी है सारी तरह। मैं कह रहा हूँ आज जुडिशियल कमीशन का इजलास होना ही नहीं चाहिए था, इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देना चाहिए था।
उस वक्त तक जब तक के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आइन पिटिशनों के ऊपर अपना फैसला ना जारी कर देता। यानी वही फुल कोर्ट आप कह रहे हैं कि इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील देनी चाहिए थी। लेकिन सवाल दोबारा ये पैदा होता है, आप जी उन्होंने कानून पास कर दिया नया, उन्होंने कानून पास कर दिया उसी आइन तरमीम के यार, तहत एक ये। जाली हुकूमत, एक जाली असेंबली के पास करदा कानून की क्या हैसियत है? ये जंगल का कानून है, जंगल का निजाम नाफिज हो गया पाकिस्तान में। मैं आपसे उस वक्त से तो कह रहा हूँ। नहीं तो जंगल का कानून है, और ये तो आप कह रहे हैं ना, हम कह सकते हैं या आम आवाम कह सकती है। अब हुकूमत है, पार्लियामेंट है, एक बहुत बड़ा सुप्रीम इदारा है, उन्होंने ये तरमीम की है मैं आपको कानून। वसूल से कह रहा हूँ ना। और दूसरा ये है 25-26 साल से तो आप भी सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, मैं भी कवर कर रहा हूँ। कौन सी आइन तरजीह, और कौन से कानून की बात हो रही है यहाँ पर? मसला ये है कि इन्होंने इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये क्लियर कट कहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो भी फैसला देगा वो किसी फॉरम यार, पर जुडिशल चैलेंज नहीं हो कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज 26वीं आईनी तरमीम की को एंडोर्स कर दिया है। जी, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खत्म, सब कुछ फिनिश, एवरीथिंग इज फिनिश। जिस मुल्क में कानून और आइन ना हो तो बकौल अल्लामा इकबाल, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। चंगेजी का मतलब है अफरा तफरी, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस। फिर हर कोई कहेगा कि छोड़ो जी, इधर कौन सा कानून है? आपके ऑलरेडी मुल्क से नौजवान जो हैं वो लाखों की तादाद में यहाँ से चले गए हैं और जा रहे हैं। जो आपका मकामी सरमायाकार है वो अपना जो कुछ है वो बेच बूझ के बाकी बैरून मुल्क अपने पैसे मुंतकिल कर रहा है, कारोबार मुंतकिल कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कि मुल्क के अंदर ये हो रहा है, रात के अंधेरे में शैतानी कानून साजी होती है और उसको फटाफट उसको जो है ना नाफिज कर दिया जाता है और बैठ के सारा देख रहे हैं। मीडिया हो या मुल्क के दीगर इदारे, सब बिकाऊ माल हैं, सब बिक गए हैं। इसमें साफी भी शामिल है। तो जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो बिजनेस समेट कर बाहर जा रहे हैं, उनके पास तो पैसा है, गरीब आवाम किधर जाएंगे? मैं और आप कहाँ जाएंगे भाई? यही तो मसला है। बस भेड़ किसी के बकरी है। पास आपको जिस तरह से ये रिसोर्सेज है। हाँकने वाले आते रहेंगे, वो बंदूक की नोक पर आपको हाँकते रहेंगे और आप इसी तरह चुपचाप करके जो है ना अपनी जिंदगी गुजारें। दें ये बिजली के हैवी बिल, बकौल आपके एनर्जी मिनिस्टर के अगले 10 साल तक बिजली की बिलों में इतना इजाफा हो जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यानी उनका सीधे अल्फाज में कहना यह है कि आप जो है ना अपनी अपनी कब्रें खोद लें ताकि आपके पास तदफीन के पैसे भी नहीं होंगे। So what is the way out now? वे आउट इसका यही है कि आवाम अपने हकूक के लिए बाहर निकलें और इस निजाम की ऐसी की तैसी फेर दें। आवाम उनको अपने कुर्बानी हक देनी पड़ेगी। बाहर नहीं निकले देंगे और तो बस नहीं करेंगे। 75-77 साल से ये सिस्टम इसी तरह चल रहा है, ये चलते रहेंगे। यही चोर डाकू आके आपकी सरबराह बनते रहेंगे और आप भुगतते रहेंगे। आप दें टैक्सेस, अरबों रुपए के टैक्सेस आपकी जेब से निकलेंगे, ये IMF से अरबों रुपए के कर्जे लेते रहेंगे, अपनी जेब में डालेंगे और निकल जाएंगे बाहर। आगे इनकी औलाद है, डायनेस्टिक्स पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर, वो चलती रहेगी। चलती रहेगी और गरीब आवाम पिसते रहेंगे। लेकिन अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान पर रहम करम करे और आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए जिससे ये मुल्क चल पड़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।